हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी की में। तो आज हिस्ट्री का 6 क्लास का अंतिम चैप्टर है, वो भी 10th है। और कल से हम 7th क्लास के चैप्टर को करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे चैप्टर हुए हैं और हर चैप्टर आपके समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ जैसे क्लास किए वैसे ही आपने क्वेश्चन भी करे होंगे और सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया होगा। ठीक है, ठीक है। आज हम जानेंगे इमारतों के बारे में, चित्रकारी कैसी थी, किताबों के बारे में जानेंगे। ये सारी चीजें हमें किस चीज की जानकारी प्राप्त करवाती हैं, ये सारी इमारतों का निर्माण पहले कैसे होता था, ये सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, चित्र और कलाकार, पेंटिंग और आर्टिस्ट, किताबें और वैज्ञानिक खोज, बुक्स एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज। ठीक है, दिल्ली के लौह स्तंभ के बारे में पहले जान लेते हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ आपने काफी सुना है और देखा भी होगा। ठीक है, उसको छुआ भी होगा महसूस करके। जब आप कुतुब मीनार घूमने जाएंगे, ठीक है, तो आपके इस नजदीक के लौह स्तंभ दिखेगा। आज हम दिल्ली चल रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है, तो हम कुतुब मीनार आए और आज हम देख रहे हैं लौह स्तंभ को। यह कोई साधारण स्तंभ नहीं है, ठीक है। ये रहा आपके सामने स्तंभ। यह स्तंभ पिछले 1500 वर्ष से यहाँ गड़ा है, ठीक है, यह खड़ा है। इसमें आज तक जंग नहीं लगा, देख लो। इससे पता चलता है कि उस जमाने में धातु शोधन की तकनीक कितनी विकसित थी। ठीक है, आज पढ़ो छोड़ दें, एक दिन में यूं कह देगा मुंह में जंग लग गो। ठीक है, और देख लो 1500 वर्ष से भी, ये भी देख लो एक तरीके से जमा हुआ है। इस सितंबर पर एक अभिलेख है जिसे पता चलता है कि इसे गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त काल में बनवाया गया था। ठीक है, इस पर आप जब देखोगे घूमकर और टच कर, इस पर कोई अभिलेख लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, उससे पता चलेगा ये गुप्त साम्राज्य के समय पर लगा था। ठीक है, नेक्स्ट अब स्तूपा के बारे में पढ़ लेते हैं। स्तूपा, ये जो चित्र दर्शाया गया है मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है ये आपको पूछ लेगा एग्जामिनर। ठीक है, हाँ, ये क्या हुआ, हाँ, ठीक है। तो स्तूपा, स्तूप शब्द का मतलब होता है टीला। स्तूप का निर्माण अक्सर बुद्ध के अनुयायियों द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अनुयायी जहाँ ठहरते रहेंगे, अपना रहवास करते होंगे कुछ समय के लिए, फिर चले जाते होंगे, फिर अपने उपदेशों को बांटते होंगे, फिर कहीं मठ आ जाता होगा या स्तूप आ जाता होगा, फिर वहां पर रुकते होंगे, वहां पर रुककर अपना उपदेश देते होंगे। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं इन स्तूपों में। स्तूपों की संरचना में कई विशेषताएं होती हैं। स्तूप के बीच, ये मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। ठीक है, स्तूप के बीच में अक्सर एक बक्सा रखा जाता है। इस बक्से में बुद्ध, उसके शिष्यों के शरीर के अवशेष रखे जाते थे। ठीक है, इसके बारे में बता रहे, विशेषताएं बता रहे हैं। स्तूप के चारों ओर एक प्रदक्षिणा मार्ग बनाया जाता है, मतलब बुद्ध की भक्ति इस मार्ग पर घड़ी की सुई की दिशा में प्रदक्षिणा करती है। और स्तूप के बेहतरीन संरचना, उस पर की गई सुंदर नक्काशी से उस जमाने के वास्तुशिल्प का अंदाजा मिलता है। अब हिंदू मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। हिंदू मंदिरों की संरचना, हिंदू टेम्पल स्ट्रक्चर के बारे में आप अभी तक आपने स्तूप पढ़ा। ठीक है, अब हिंदू के मंदिरों की संरचना में देख लो तो कैसे होती थी। हिंदू मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण भाग को गर्भ कहते हैं, गर्भगृह। सबसे महत्वपूर्ण भाग है गर्भगृह। यहीं पर मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है, जो गर्भ। इसी स्थान पर पुरोहित अनुष्ठान करते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, यज्ञ करते हैं जो, और लोग पूजा करते हैं। ठीक है भाई, गर्भगृह के ऊपर अक्सर एक ऊंचा स्तंभ बना दिया जाता है। इस टावर को शिखर कहते हैं और शिखर से गर्भगृह के महत्व को पता चलता है। ये जो दिख रहा है ना आपको शिखर, इसको कह रहा है शिखर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अधिकतर मंदिरों में एक बड़ा सा हॉल होता था जिसे मंडप कहते हैं। मंडप में ढेर सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं। शुरू शुरू में मंदिरों को पत्थर और ईंटों से बनाया जाता था, लेकिन बाद में कई ऐसे मंदिर बने जिन्हें केवल पत्थरों से बनाया गया है। अभी मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि ऐहोल का मंदिर है। ठीक है, जैसे कि ये मंदिर है सीधा पहाड़ी से उठाए गए, मध्य प्रदेश का ये भी, हाँ, आई थिंक। और ये आपके उत्तर प्रदेश का है। इनके बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा सा। ये जो आपके सामने दे रखा है ना, ऐहोल का मंदिर, ऐहोल का जो मंदिर है, यह ऐहोल का दुर्ग मंदिर है और यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। कब? ये 1400 साल पहले बनवाया गया था, जो ऐहोल का मंदिर जो आपको ये दिख रहा है। ठीक है,
और जो मेरे जो आपके बाएं हैं, ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। ये जो, एक बार मैं बता दूं कौन सी की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये जो है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ, यूपी की। ये एहोल का था। ठीक है, आशा करता हूँ सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के भीतरगाम के आरंभिक मंदिर में, यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थरों से बनाया गया था ये। ठीक है, और ये जो है ना, इसके साइड में बिल्कुल जस्ट ये वाला, ये ये जो गांव है, ये जो मंदिर है, महाबलीपुरम के एकामस्की मंदिर है इसका। इसका नाम क्या है? ये महाबलीपुरम के एकामस्की मंदिर है। इनमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश, मतलब एक पहाड़ को उठाया गया है और वहीं को टेका गया, फिर इसको तराशा गया है। ठीक है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। एकाश्म ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ठीक है, ईंट के तो अलग दिखाई देते, पर लेकिन ये जो है एक पहाड़ी से दिखाया गया, जो आपके सामने दिख रहा है ये। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मंदिर कहाँ पर है। ये महाबलीपुरम का मंदिर है, एकाश्म कहते हैं इसको। ये यूपी में है एक मंदिर, और ये आपका एहल का मंदिर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। रैप मैं इसको रफ कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, एनपीडीएफ में आप पढ़ लेना। कुछ मंदिरों को तो केवल एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाया गया है, जैसे महाबलीपुरम का मंदिर ये रहा। ठीक है, ये वाला मंदिर। नेक्स्ट चलते हैं, स्तूप या मंदिर के बारे में पढ़ लेते हैं। कृषि मंदिर या स्तूप को बनाना बहुत महंगा पड़ता था। इसके लिए धन जुटाने का काम महत्वपूर्ण होता होगा। यह धन अक्सर राजा या रानी द्वारा दिया जाता था। ठीक है, धन की व्यवस्था जाने के बाद अच्छी किस्म के पत्थरों की खोज की जाती थी पहाड़ों के अंदर भी। फिर उन पत्थरों को खोदने के बाद निर्माण स्थल पर पहुंचाया जाता था। जैसे जैसे कहीं पर कोई भूमि को अच्छी जगह से ढूंढा, ऊंची सी जगह ढूंढी इसको, कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा, यहाँ धरा जाएगा पहाड़ को, उसको फिर तराशा जाएगा मंदिर के रूप में, ये सारी चीजें। फिर उन पत्थरों को खोदने के बाद निर्माण स्थल पर पहुंचाया जाता था। निर्माण स्थल पत्थरों को तराश कर खंबे वाला पैनल, छत के पैनल और फर्श के टाइलें बनाई जाती थी उस समय। ठीक है, आप जैसे स्तूप को देख लो, पहाड़ के अंदर ही स्तूप बना दिया है। देख रहे होगे आप, ऊपर पहाड़ भी दिख रहे हैं, और इसी के अंदर ही आपको इतनी तगड़ी तकनीकी देख लो। चित्रकारी पढ़ लेते, थोड़ी सी चित्रकारी कैसी थी उस समय। महाराष्ट्र में स्थित, भाई 6th क्लास है, थोड़ा सा जान लोगे इन चीजों के बारे में तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको हर चीज क्लियर होते चलेगी। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने करेगा तो आप झट से आंसर दे दोगे, और उसके उसके दो, मतलब उसने क्वेश्चन पूछा और आंसर देकर उसके बारे में दो बातें और बताओगे आप। ठीक है, मेरे द्वारा ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाएं की चित्रकला बहुत मशहूर है। आज भी इन चित्र में रंग चमकदार और चटक लगते हैं। किसी भी देखकर आश्चर्य होता है कि इन्हें अंधेरी गुफाओं में चित्रकारी ने काम कैसे किया होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि कलाकारों का नाम कोई भी नहीं जानता। ठीक है, जो अजंता की गुफाएं, उनको पढ़ना, वो किसने बनवाई थी, और चित्रकारी कौन कौन सी चित्रकारी मिली है वहां पर, पेंटिंग वगैरह जो मिली है कौन कौन सी, ये सारी चीजें आप पढ़ना। किताबों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये पेंटिंग आपकी जो दिखाई दी मैंने, किताबें कौन कौन सी, यह वह समय था जब भारत के कुछ बेहतरीन महाकवियों की रचना हुई है। जो साहित्यिक किताब हजारों पन्नों में रहती है महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, जो साहित्यिक किताबें होती हैं जो हजारों पन्नों या पेजों में होती है, उनके महाकाव्य कहा जाता है। लगभग 1800 वर्ष पहले इलंगो नामक, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, नामक के कवि ने मशहूर तमिल महाकाव्य है जिसके शिल्पकदिरम, ये जो है शिल्पदिकारम की रचना की थी। किसने? इलांगो ने। सतनार के तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई ने की रचना 1400 वर्ष पहले हुई थी। कालिदास ने कई महाकाव्य नाटकों की रचना की है। ठीक है, इसी काल में पुराणों की रचना हुई थी। महिलाओं और शूद्रों को भी पुराण पढ़ने की अनुमति थी, सॉरी, पुराणों की सरल संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, इसी समय में महाभारत रामायण की रचना हुई थी। किस समय? जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ। महाभारत को वेद व्यास ने और रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा। आम लोगों की कई कहानियां को संकलित करके पुस्तक के रूप में दिया गया, और जातक कथाएं और पंचतंत्र ऐसी ही किताबें हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंचतंत्र कहाँ पर लगा है आपको खूब अच्छी तरीके से पता लगा होगा, जिस बच्चे ने जो मूवी देखी है, अभी आई है। ठीक है, विज्ञान साइंस। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ हैं और ज्योतिष शास्त्री थे। अब थोड़ा सा मैं बता दूं आर्यभट्ट के बारे में। उनकी पुस्तक आर्यभट्टम में गणित और ज्योतिषी के कई सिद्धांत हैं।
आर्यभट्ट की कौन सी पुस्तक है? आर्यभट्टम। उन्होंने गणित विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह उन अग्रणी वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वाह, देख रहे हो, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। उन्होंने, मैंने जैसे बताया था, उन्होंने ग्रहणों का सही वैज्ञानिक कारण बताया। आर्यभट्ट ने वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सही तरीका भी निकाला। यह विधि आज भी इस्तेमाल होती है। हमारे जो आर्यभट्ट जी थे, ठीक है, किसके काल में थे? इन कमेंट मुझे बताओ। चलो, इस समय की एक और महत्वपूर्ण खोज है जो कि शून्य की खोज की है। यहां से क्वेश्चन उठा है, ठीक है। शून्य की खोज के बाद दशमलव प्रणाली का विकास संभव ही पाया, ठीक है, हो पाया। और दशमलव प्रणाली अरब देशों में होते हुए यूरोप तक पहुंचा और इसलिए इसे अरबी संख्या या हिंदू अरबी संख्या कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैंने एल्बम लिखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तमिल महाकाव्य क्वेश्चन पढ़ते हैं। आशा करता हूँ सारी चीजें क्लियर होती चल रही हूँ टॉपिक वाइज। बहुत अच्छी तरीके से क्लास चल रही है अभी तक। आप क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तमिल महाकाव्य शिल्प दिकारम में किस कहानी की है? किसकी कहानी है? सॉरी, ये कन्नगी, कोवलय, दुष्यंत, इसको काट दो। के और के इज द राइट आंसर इसे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए मैंने डाल दिया। कुतुब मीनार कहां पर स्थित है? आगरा, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, वाराणसी। कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट। जो कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितनी है? कोई बता सकता है? इन सर्च करके मुझे बताना, इन कमेंट मुझे बताना कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन, नवीन, आधुनिक, बेकार। मतलब पुराण मतलब महापुराण, जो पुराने समय की, तो प्राचीन आंसर है, नवीन तो हो नहीं सकती, आधुनिक तो अभी है। वेदों को पढ़ने की अनुमति किसने नहीं थी? स्त्री और शूद्रों को, ठीक है, क्षत्रियों को था, ठीक है। अनुमति नहीं पूछा है इसने, ये क्वेश्चन पढ़ लेना और कैर क्या इसका राइट आंसर डी हो जाता है, ठीक है। क्षत्रिय तो पढ़ते थे, ब्राह्मण वर्ग भी। संस्कृत महाकाव्य के नाम बताओ। रामायण, महाभारत, मेघदूत, तीनों ही है। डी इज द राइट आंसर। कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लौह स्तंभ का वजन कितना है? 10 टन, 4 टन, 3 टन। यहां से क्वेश्चन उठाया तो इसलिए मैंने डाल दिया 3 टन इज द राइट आंसर। मेहरौली के समीप लौह स्तंभ का निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? ये मैंने बताया 1500 वर्ष पहले या 1500 वर्ष पुराना है, ठीक है। स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? मैंने बहुत पढ़ा है कि जो स्तूप होता है उसके चारों तरफ परिक्रमा सी होती है, उसको प्रदक्षिणा कहते हैं, ठीक है। पथ नहीं, शिखर नहीं, शिखर आपको पता है मंदिर का होता है। कौशल की राजधानी बताओ। कौशल की राजधानी क्या थी? अरे सिंपल है, कौशल की राजधानी अयोध्या है। अयोध्या नगरी श्री राम भूमि। संस्कृत रामायण के रचयिता का नाम। संस्कृत रामायण किसने रची? वेद व्यास जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने, ऋषि विश्वामित्र ने या सबघोष ने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है बी। आर्यभट्ट द्वारा लिखी पुस्तक का नाम आपका आर्यभट्टम है। ये सारी चीजें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका सामने खत्म मेरी क्लास। अच्छे से मेरी क्वेश्चन भी अच्छे से आए होंगे, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ। और मैंने अपना कुल मिलाकर मेरा ये है कि बच्चे को इसी टॉपिक से बचाकर नहीं चलना है, ठीक है। और एक बात और है, फोर्थ क्लास जो है वो थर्ड में एडिट है, मैंने ऐड कर दी थी, पर लेकिन वो मैंने थंबनेल में नहीं डाली थी, ठीक है। तो डायरेक्ट फिफ्थ क्लास में पहुंच गए थे हम, ठीक है। उसके लिए सॉरी, दोनों को ऐड कर रखा था मैंने, थर्ड और फोर्थ एक साथ पढ़ा दी थी चैप्टर जो थे। और इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी क्लास 6 हुई है और सारे चैप्टर मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। इसी तरीके से इसी एनर्जी के साथ हम आगे चलते रहेंगे और 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पर आप चलेंगे अब कल, ठीक है। तो नमस्ते, राम राम, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो, ठीक है भाई।